बेटा आज के लेक्चर की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। यूनिट सेल की रैंक क्या होती है, दैट इज किसी यूनिट सेल में इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हैं। इफेक्टिव पार्टिकल से मतलब होता है उस यूनिट यूनिट सेल को कितने पार्टिकल्स बना रहे हैं। बेटा भावेक अपना माइक बंद करो। भावेक बेटा माइक बंद करो अपना। बेटा भाव, हाँ गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी यूनिट सेल को कितने पार्टिकल्स बना रहे हैं ये अलग बात है, और किसी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स है वो अलग चीज है। तो किसी एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स है, उनकी इफेक्टिव नंबर कितनी है, उसको हम रैंक ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। इसका मतलब एक बार आप समझे, उससे पहले हम यहाँ पर एक दो एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। अभी आप लोग ये याद रखें कि जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में हम जो आपके 6 सिस्टम है जिनका बेस एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, लेकिन 4 साइड्स है और एक था हेक्सागोनल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट लेके चल रहा हूँ यूनिट सेल्स के, और मैं इनमें एक एग्जांपल लेके चलूंगा। वो स्पेशली मैं बात करूंगा क्यूबिक यूनिट सेल की। ये बाकी 6 इसके साथ के जो है उनको ये यहाँ से एक्सप्लेन कर देगा, और एक हम बात करेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। जो हेक्सागोनल सिस्टम होता है उसकी यूनिट सेल। तो एक तो आप ये दिमाग में रखें कि ये दो क्रिस्टल सिस्टम्स क्यूबिक और हेक्सागोनल की हम स्पेशली डिटेल्स में बातें करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे पार्टिकल सेम है। ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर, एक जैसे हैं, मतलब उनका साइज, रेडियस, ये रिजिड है और स्फेरिकल। इसमें मानकर चल रहे हैं बेटा कि जितने पार्टिकल्स बना रहे हैं किसी क्यूबिक या हेक्सागोनल यूनिट सेल को या किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को, तो वो पार्टिकल सारे एक जैसे हैं, एक ही रेडियस के हैं, और यहाँ पर सारे पार्टिकल्स जो उसको बना रहे हैं वो आपके सेम साइज के हैं, रेडियस सेम है, स्फेरिकल है सारे पार्टिकल्स, और रिजिड है। रिजिड का मतलब वो एक दूसरे के पास आने पर उनका शेप चेंज नहीं होगा, दैट इज वो स्फेरिकल ही रहेंगे। तो इन पार्टिकल से मिलकर जब कोई यूनिट सेल बनती है तो उस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर कितना है टोटल पार्टिकल्स का, उसको हम उस यूनिट सेल की रैंक बोलते हैं। अब इफेक्टिव पार्टिकल से मतलब क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, तो आप डायग्राम से इस चीज को समझ जाओ। थोड़ा ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर यूनिट सेल्स बना रहा हूँ टोटल 8 यूनिट सेल्स को मिला करके मैं यहाँ पर एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूँ, उसका छोटा सा पार्ट। ओके बेटा हो। मैं कितनी बना रहा हूँ यूनिट सेल्स, मैं 8 यूनिट सेल्स बना रहा हूँ। ओके बेटा हो। यस सर। आप ड्राइंग पे ध्यान दोगे तो आप लोगों को वो यूनिट सेल्स बनाना भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे यूनिट सेल्स दिख रही होंगी, और अभी आपको दिख जाएंगे टोटल 8 यूनिट सेल। बोलो बेटा वो 8 यूनिट सेल दिख गई। यस सर। तो सबको ये यूनिट सेल्स, मैंने 8 यूनिट सेल है, 4 नीचे और 4 उसके ऊपर रख दिए हैं। इन 8 यूनिट सेल्स पे अगर आप ध्यान दो तो जो ये वाला पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड है। बोलो बेटा है या नहीं है। यस यस सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल जो 8 यूनिट सेल्स को बना रहा है, इस पार्टिकल का एक यूनिट सेल के अंदर कितना फ्रैक्शन आएगा, कितना पार्ट आएगा एक के अंदर,
1/8. 1/8, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर एक लॉजिक बना सकते हैं और वो ये बना सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, फ्रैक्शन ऑफ कॉर्नर पार्टिकल, जो कॉर्नर पे होता है उस कॉर्नर पार्टिकल का फ्रैक्शन इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर, बोलो बेटा वो कितना होता है? 1/8। अब कोई प्रॉब्लम है इसमें? बेटा समझ में आ गया सबके? Yes. sir. वेरी गुड। अब मैं दूसरा पार्टिकल बना रहा हूँ ग्रीन मार्कर से, आप ध्यान देना। ये इसको हम बोलते हैं एजेस। ये जो पार्टिकल ग्रीन से बनाया है ये कितनी यूनिट सेल्स में इन्वॉल्व है बेटा? कितनी यूनिट सेल में कनेक्टेड है? 4. 4 में, वेरी गुड। तो इससे क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पर कंसेप्ट बना सकता हूँ, और वो क्या बना सकता हूँ? वो मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन ऑफ एज पार्टिकल, जो एज पे है, जो एजेस पे होता है, वो पार्टिकल का एक यूनिट सेल में जो फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा, एक यूनिट सेल में उसका जो पार्ट होगा वो होगा 1/4। और एक और बना रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, ब्लू मार्कर से बनाता हूँ, आप ध्यान देना। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, कहीं भी बना सकता हूँ, चलो मैं इस जगह पे बना रहा हूँ। ये इधर बनाता हूँ, ये फेस के सेंटर में, ये जो फेस है बीच वाला, इस फेस के सेंटर में पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल ब्लू। ये कितनी यूनिट सेल से कनेक्टेड है बेटा? बोलो। मैं 2 पर, वेरी गुड। एक जो सामने वाली दोनों यूनिट सेल्स है, ये एक यूनिट सेल ये वाली और एक ये वाली, जो सामने वाली दोनों यूनिट सेल है उसकी दीवार के बीच में, उसकी वॉल पर है, तो आधा इसमें होगा और आधा इधर होगा। किसी और यूनिट सेल्स इसका कोई कंसर्न नहीं है। आप ऐसे मान लो जैसे आप जिस कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हो, उसकी जो वॉल है, उस बॉल के बिल्कुल सेंटर में बीच में अगर हम एक कोई बॉल लगा दें, फुटबॉल लगा दें, तो आधा आपके कमरे में होगा और आधा उसके पीछे वाले कमरे में जिसमें वो वॉल कॉमन है ना बेटा? तो इससे क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल है जो आपके फेस पर है, ठीक है ना, वो पार्टिकल 2 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है। दैट इज एक यूनिट सेल के अंदर उसका इफेक्टिव जो पार्ट आएगा, उसके अंदर जो आएगा वो 1/2 होगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा हो, Yes, sir. वेरी गुड। और अब मैं एक अलग से बना देता हूँ डायग्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अब मैं एक यूनिट सेल ले रहा हूँ, इसमें से इस 8 में से एक मैंने बाहर निकाल लिए, और इस यूनिट सेल के मैं सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच इसके, जैसे जहां आप कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हो, आप बॉल आपका फेस या कॉर्नर या एजेस कहीं नहीं, बिल्कुल बीच में हो, तो उस समय ये पार्टिकल कितनी यूनिट सेल से कनेक्टेड होगा, कितने यूनिट सेल में इन्वॉल्व होगा बेटा? ये एक ही में होगा, किसी और के अंदर तो होगा नहीं। बोलो, एम आई राइट? Yes, sir. हाँ। तो जो फ्रैक्शन ऑफ जो बॉडी पार्टिकल है, बॉडी से हमारा मतलब है विद इन बॉडी, ठीक है ना, जो बॉडी के अंदर है, पूरी यूनिट सेल के अंदर है, उस पार्टिकल का उस यूनिट सेल के अंदर फ्रैक्शन पूरा एक होगा। एक पार्टिकल तो एक, दो तो दो, दैट इज 100% उस यूनिट सेल के अंदर ही होगा, किसी और में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसको समझकर ये हमने कुछ रूल्स बना लिए, और इन रूल्स के थ्रू हम किसी भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम उस यूनिट सेल की रैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रैंक बोलेंगे। अब बस इसमें एक छोटी सी बात है, वो आपको समझनी है।
हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम में हेक्सागोनल को छोड़कर जितने भी आपके 6 और सिस्टम है उन सब पर ये रूल्स अप्लाई होंगे और सब में आप कैलकुलेशन इसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन बेटा वो हेक्सागोनल की अगर आप बात करें तो हेक्सागोनल में स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, एक बार आप उसको समझ लें। एक हेक्सागोनल जो सिस्टम होता है उसमें ये मैंने बना दी एक लेयर, नीचे वाली लेयर है और ये इसके पार्टिकल्स आपके जहां कनेक्ट हो रहे हैं ये इस तरह से चलती है हेक्सागोनल। इसमें ये जो पार्टिकल मैं बना रहा हूँ रेड मार्कर से ध्यान देना, ये वाला पार्टिकल ये कितनी यूनिट सेल से कनेक्टेड है बेटा? 1 2 3 से है ना? यस सर। और 3 ही सेल इसके ऊपर रखे होंगे, जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हो नीचे आपके 4 रखे हुए 1 2, मैं यहाँ से करता हूँ कैलकुलेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट सेल है इस कॉर्नर वाले पार्टिकल से, 4 नीचे 4 ऊपर। तो इन 6 के ये जो बने हुए हैं ये आपके इन 3 के ऊपर और भी 3 यूनिट सेल इसके ऊपर होंगी। तो एक कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने से कनेक्टेड होगा? ये 6 से कनेक्ट 6 से, तो एक के अंदर कितना पार्ट आएगा? 1/6। तो आपको यहाँ पर और सारी चीजें सेम है, मतलब अगर आपसे बॉडी सेंटर्ड की बात करेगा तो भी 1 ही लोगे आप लोग, फेस के सेंटर में है तो भी आप हाफ ही लोगे, अगर एजेस पे है तो भी आप 1/4 ही लोगे, क्योंकि एक ये और 2 इसके ऊपर 4 से कनेक्टेड होगा, ये भी सेम है। बट अगर 1/6 आप फ्रैक्शन लोगे इन हेक्सागोनल यूनिट सेल, अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल हुई तो कॉर्नर के पार्टिकल का कितना फ्रैक्शन लोगे बेटा आप? 1/6। ओके, और ये जो 1/8 है वो किसमें लोगे? बाकी रिमेनिंग 6 जो आपके क्रिस्टल सिस्टम और बचे, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, जो भी आपने पढ़े। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, पिक्चर क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड। तो ये तो रहा कैलकुलेशन, दैट इज कैलकुलेट करने का तरीका। और अगर अब मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स लूँ, कुछ आपसे रैंक पूछूं, तो मैं आपके सामने अब यहाँ पर एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ये रूल्स थे और जिन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, वो आगे बढ़े, एग्जांपल लेके चले। यस सर। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, आपसे मैं सपोज करो क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द जेड, जेड दैट इज रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल से मतलब है केवल कॉर्नर पे पार्टिकल है, क्यूबिक बता रहा है सिस्टम है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को कई बार लोग आपके इसको SCC बोल देते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट में। अगर इसका रैंक आपको बताना हो तो रैंक कितना होगा बेटा? बोलो, जेड कितना होगा इसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए? तो डेफिनेशन आपको हमने पढ़ाई, सिंपल हम उसको बोलते हैं जिसमें केवल कॉर्नर पर पार्टिकल हो। तो अगर किसी क्यूब के केवल कॉर्नर पर पार्टिकल है, तो अभी हमने पढ़ा कि क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा? 8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? 8। तो 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे और एक कॉर्नर पे कितना फ्रैक्शन होता है? 1/8। तो टोटल 8 कॉर्नर्स पे टोटल पार्टिकल कितने होंगे? एक कॉर्नर का 1/8, तो 8 कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे बेटा? 1। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? 1। दैट इज इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के सारे पार्टिकल के पार्ट्स को आप कनेक्ट कर दो तो टोटल एक पार्टिकल बन जाएगा, एक पार्टिकल के बराबर उसमें नेट पार्टिकल है। तो इसको आप इफेक्टिव नंबर भी कह सकते हो पार्टिकल की सेल के अंदर, या आप इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हैं। अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ बेटा, वो आपसे डायरेक्ट पूछ के चलूंगा व्हाट इज द रैंक। अब आपसे पूछता हूँ सिंपली कि व्हाट इज द रैंक जेड फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को भी शॉर्ट में लोग BCC बोल देते हैं।
जो कि क्यूबिक सिस्टम की है और बॉडी सेंटर्ड है, तो शॉर्ट में बीसीसी बोल देते हैं। बताओ बेटा इसकी रैंक कितना हुआ, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। बॉडी सेंटर्ड के लिए बेटा रैंक कितना होगा? अभी केवल 2 बच्चों का जवाब आया है बस, 3 का, 4 का, हाँ 6 का, 6 लोगों का जवाब आया है और 6 के 6 लोगों का जवाब सही है। और बताओ। 7। अब एक का गलत है। चलो बेटाओ देखो, बॉडी सेंटर्ड हम तब बोलते हैं जब बॉडी के अंदर पार्टिकल है एलोंग विद कॉर्नर्स। हमने कहा था नॉन प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा और कहां पर है इसके अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं। तो इससे क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे जेड की कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, कि 8 कॉर्नर्स पे होगा, क्यूबिक है तो 8 कॉर्नर में पार्टिकल होंगे और एक पार्टिकल का फ्रैक्शन कॉर्नर पे होता है 1/8। चाहो तो आप आगे मेंशन कर सकते हो क्योंकि एक कॉर्नर पर है 8 पार्टिकल, प्लस एक पार्टिकल, पूरा का पूरा पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी के सेंटर में है, तो उसका पूरा फ्रैक्शन 1 काउंट किया जाएगा। तो इस तरह जेड कितना आया बेटा टोटल 2। तो आप लोगों ने जिन्होंने मुझे आंसर भेजे अभी मैसेज के थ्रू, उनमें 8 लोगों के आंसर सही थे और एक का गलत था। तो मैंने कहा था रोज का रोज याद करो, इसलिए मैंने आपको जब पढ़ाया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव, तो वो आपको वहां पर उनको याद करना था। अगर मैं इस तरह से आपसे पूछता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक जेड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? इसको शॉर्ट में लोग एफसीसी बोल देते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक क्या होगा, या उसमें टोटल कितने पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर होंगे इफेक्टिव? अब बताओ बेटा, एक का आंसर आया लेकिन गलत है। और ट्राई करो। वेरी गुड, शाबाश बेटा, एक का सही, 2 का गलत। 4 का गलत। क्या कर रहे हो भाई? 2 का सही, 6 का गलत। 3 का सही। शाबाश मुस्कान बेटा, एकदम सही है। चलो देखो, तो आप लोगों में से इसके जवाब बहुत सारे लोगों ने गलत दिए हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जेड इज इक्वल टू, फेस सेंटर्ड हम तब बोलते हैं जब हर फेस के सेंटर में हो, एलोंग विद कॉर्नर्स, तो कॉर्नर पर तो होना ही है, तो 8 कॉर्नर्स पर, एक कॉर्नर पर फ्रैक्शन 1/8 है, प्लस मेरे बेटा क्यूबिक सिस्टम में एक क्यूब में 6 फेसेज होते हैं। नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 6। आरसिया वेरी गुड बेटा। तो 6 फेसेज होते हैं, एक फेस पर मैंने कितना फ्रैक्शन बताया अभी आपको? 1/2। तो ये फेस सेंटर्ड है, ये फेस के सेंटर में है, और टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? अब ये बात आपको +2 स्टूडेंट्स को यार बताने वाली है क्या, कि एक क्यूब में 6 फेसेज होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल कितना हुआ ये? 4। तो एफसीसी की रैंक है वो है 4। तो इस तरह से खैर और भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जो 2 टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और अगर मुझे उसमें यूनिट सेल्स के अंदर उन पार्टिकल्स की पोजीशन पता लग जाए, तो मैं उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला फाइंड कर सकता हूँ।
तो यहाँ पर अगली बात हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस पर आप ध्यान देना, और इसको आप लोग नोट कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब कम से कम 2 टाइप के पार्टिकल तो होने चाहिए। आप जानते हो 2 या 2 से अधिक टाइप के एलिमेंट से मिलके जो बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड इन इट्स यूनिट सेल, इसकी यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स का नंबर है किसी भी कंपाउंड की यूनिट सेल में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इट्स रेशियो, या उसमें उसके रेशियो, तो रेशियो को आप चेंज कर सकते हो सिंपलेस्ट रेशियो में। तो एक बात आप यहाँ पे आ जाए, अपने याद रखें, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले भी इस कैलकुलेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन के थ्रू इसको बताना चाहूंगा, और आपके सामने क्वेश्चन है, इफ अ कंपाउंड is formed by P and Q एटम्स, ये P और Q एटम से मिलके बना हुआ है। P are at each corner and Q is body centered in its cubic unit cell. Then find molecular formula of compound. बोलो बेटाओ, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मेरे बेटाओ आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप पी के अकॉर्डिंग नंबर निकालोगे, तो पी की नंबर कितनी होगी इफेक्टिव यूनिट सेल के अंदर, कि पी कहाँ पर है? हर कॉर्नर पर है, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी के एटम यूनिट सेल के अंदर होंगे इफेक्टिवली 1। और क्यू है वो एक पूरा फ्रैक्शन लिया जाएगा क्योंकि वो बॉडी सेंटर्ड है। टोटल 1, दैट इज इस यूनिट सेल के अंदर पी एटम्स एक, क्यू एटम्स भी इफेक्टिवली एक हैं। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू पी क्यू। ओके बेटा, पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. अब आप अगला क्वेश्चन बताना, हम एक दो आप सिंपल सा क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। इन क्वेश्चन से बहुत टिपिकल हो जाते हैं आगे जाकर के, और वो हम टिपिकल क्वेश्चंस की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, आगे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो ये चीज और आगे टिपिकल होती जाएगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, और अब मैं क्वेश्चंस को पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, सिर्फ आप लोगों को हिंट दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपाउंड जो है वो is composed of A, B and C, ये 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। A जो है is at each corner, ये हर कॉर्नर पर है, एंड बॉडी सेंटर, और ये बॉडी के सेंटर में भी है। B जो है is at, B एटम्स जो है वो कहां पर है? एट एज सेंटर, हर एज के सेंटर में है। एंड C जो है वो, इसकी ये मैं आर कर देता हूँ, एक पार्टिकल्स नहीं है, काफी सारे हैं। आर 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 एट फेस सेंटर।
और ये यहाँ पे आप याद रखें ईच की बात हो रही है, हर फेस सेंटर पर, हर ईच पर। देन बताओ बेटा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, बताओ बेटा वो जल्दी से। जल्दी बताओ बेटा वो, टाइम इतना मत लगाओ। अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया भाई। वेरी गुड, एक का आंसर आ गया। और बोलो बेटा वो दो का, वो दो का आंसर आ चुका है भाई। और ट्राई करो जल्दी से। तीन। और बेटा वो नेक्स्ट। चलो फिर हम सॉल्व करते हैं। चार, पाँच। चलो देखो बेटा वो गुड, छः सात, सात लोगों का आंसर आ चुका है। मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक आप लोग और ट्राई करके देखते रहो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा हो, तो पूरी लैंग्वेज में से हम यहाँ देखेंगे कि पहले एक ही कैलकुलेशन करेंगे हम। इसने कहा है हर कॉर्नर पर है, तो एक 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो 1/8। ये यहाँ पे मैंने कि मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखना, हम क्यूबिक के लिए बात कर रहे हैं। ये कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर। एक पार्टिकल जो है वो बॉडी के सेंटर में भी है। तो टोटल ए के पार्टिकल्स हो गए 2। बी के पार्टिकल्स बेटा एस सेंटर्ड है, एक क्यूब में 12 एजेस होते हैं। एक एज पर पार्ट 1/4 आपको बताया मैंने। तो टोटल पार्टिकल्स हो गए 3। और सी जो है वो मेरे बेटाओ फेस सेंटर्ड है, 6 फेसेज होते हैं क्यूब में, एक फेस पर 1/2 फ्रैक्शन होता है। तो टोटल पार्टिकल सी है वो भी हो गए 3। तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज A2B3C3। आप में से एक बच्चे ने आंसर भेजा था A2BC का होल ट्राइस। बेटा आपका भी सही है, आप टेंशन मत लेना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों में से दो लोगों का पूरा गलत था, लेकिन आप लोग समझ गए कि किस तरह से हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि जो कंपाउंड है वो एबीसी से मिलकर बना हुआ है इन क्यूबिक सिस्टम में, दैट इज उसकी यूनिट सेल जो है वो क्यूब के फॉर्म में है। तो उस समय कैलकुलेशन कैसे करें? तो इस तरह हम अभी एक जनरल सा लॉ पढ़ा, एक जनरल सी हमने इसमें बात पढ़ ली। लेकिन अब हम इसके आगे बात करते हैं एक और पॉइंट की, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। और अगला पार्ट है इसमें कि मैं इसको इरेज कर दूं बेटा। वेरी गुड। तो अगला पार्ट हम लेके चल रहे हैं, वो है पैकिंग फ्रैक्शन। इस पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कितने परसेंट है, तो हम इसको बोल देते हैं मेरे बेटाओ पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। हमारा मतलब है कि हम निकालना चाह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ
जिसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 100 करके, फ्रैक्शन ऑफ occupied space in a unit cell by its particles. किसी यूनिट सेल में उसके जो पार्टिकल्स जो से बना रहे हैं वो कितना स्पेस पूरी यूनिट सेल में ऑक्यूपाई करते हैं, उसका फ्रैक्शन वो कितना होगा, हम ये कैलकुलेशन यहाँ करने जा रहे हैं। तो पहले इसका मतलब समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का। तो मेरे बेटाओं बहुत सिंपल सी बात है, इसमें जब मैंने सारे पार्टिकल्स को स्फेरिकल लिया है, अगर सारे स्फेरिकल पार्टिकल्स यूनिट सेल बनाएंगे तो वो कितने भी क्लोज आ जाएं तब भी उनके बीच में कुछ खाली जगह बच जाएंगी, कुछ वैकेंट साइट्स बच जाएंगी। मतलब यूनिट सेल का सारा पार्ट जो है वो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, उनके बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाते हैं जिन्हें हम वॉइड्स या साइट्स बोलते हैं। जैसे आप लोग चाहे तो एग्जांपल के तौर पे आप बहुत सारी बॉल इकट्ठा करके आप रख सकते हो, आप देखोगे उनके बीच में जगह खाली रह जाती है। तो मेरे बेटाओं किसी भी यूनिट सेल जो कि स्फेरिकल पार्टिकल से मिलकर बन रही है, तो उस यूनिट सेल में रियल में कितने परसेंट खाली है, वॉइड्स एम्प्टी स्पेस कितना है, या टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, उस ऑक्यूपाइड स्पेस के फ्रैक्शन को हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। इसको हम परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं। तो मेरे बेटाओं क्लियर हो गया, कोई डेफिनेशन नहीं है ये। आपसे फिर भी कोई पूछ ले डिफाइंड पैकिंग फ्रैक्शन तो आप कह सकते हो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस बाय द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होगा बेटा किसी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, और आप इसको पैकिंग एफिशिएंसी जैसा मैंने आपसे कहा, तो पैकिंग फ्रैक्शन will be equal to total volume occupied by particles। जो पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर है उनके द्वारा टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर आप इसको परसेंटेज में शो करना चाहते हैं तो आप इसे इनटू 100 कर सकते हो, वो बात की बात है। तो इतना फ्रैक्शन क्लियर हो गया बेटा। ये कैलकुलेशन, हाँ ये कैलकुलेशन आसान है, ये फॉर्मूला है। और कैलकुलेशन में क्या है, अगर आपको टोटल वॉल्यूम करना है तो आप कैसे कर सकते हो, टोटल वॉल्यूम के लिए आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, इनटू रैंक दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेड, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जैसी यूनिट सेल होगी उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप वैसा ही फॉर्मूला लगाओगे। तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, इस तरह से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर क्यूबिक यूनिट सेल लूं बेटा, तो उस क्यूबिक यूनिट सेल में ये मान लूं लेट द रेडियस ऑफ पार्टिकल का रेडियस कितना आर मान लो बेटा, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, अगर स्फेरिकल है तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा पार्टिकल का, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूबिक स्क्वायर का। तो ये एक पार्टिकल का वॉल्यूम हो गया। और आप लोग जानते हो अगर क्यूबिक यूनिट सेल है और उसकी अगर जो एज लेंथ है, एज लेंथ मतलब साइड की जो उसकी लंबाई है, अगर वो ए है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या अपना क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यूब, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड, कितने पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का वॉल्यूम, इंटू रैंक अपॉन ए क्यूब दैट इज एज लेंथ। इज दैट क्लियर। तो ये मैं किसी भी यूनिट सेल के लिए या यूनिट सिस्टम जो है आपके क्रिस्टल सिस्टम, उनके लिए ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ।
अगर मुझे वो बनाने वाले पार्टिकल सब एक जैसे हैं, उनकी रेडियस पता हो, मुझे टोटल रैंक मालूम हो कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइड बाय एज लेंथ पता हो अगर मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा आप, तो मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके बेटा हो, Yes, sir. तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया आपके, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्लियर हो गया। Yes, sir. वेरी गुड। अब अगले लेक्चर में इसके आगे हम डिफरेंट यूनिट सेल्स हम एग्जांपल में लेंगे, और वहां पर हम अब ये अलग अलग यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा वो कैलकुलेशन हम करेंगे, और वो वैल्यूज को आप देखना समझना, तो सेम लिंक पर आप वापस आ जाए। ओके बेटा Yes, sir. इस Okay, sir. लेक्चर में, इस सेशन में इतना काफी है।